हेलो एवरीवन। देखो इस वीडियो के अंदर अपन लीगल रीजनिंग का जो हमारा प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सो कॉल्ड केस स्टडीज लोग बोलते हैं उसको अपन करेंगे। केस स्टडीज बहुत लोग बोलते हैं पर इसको अपन प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बोलेंगे। इससे पहले हम ये जो हमारा लास्ट चैप्टर है इसमें अपन लीगल मैक्सिम्स देख चुके 45 मैक्सिम 3 वीडियो में डिस्ट्रीब्यूट करके, दैट इज 135 जो हमारे लीगल मैक्सिम्स थे वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अपन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं चार पॉइंट बताऊंगा, इस 4 पॉइंट से हर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। जो अभी तक लेक्चर्स अपलोड हुए उनके बारे में पता होना चाहिए। हमने कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें हम अपलोड कर चुके हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए और फिर अपने सारे क्वेश्चन इसके बन जाएंगे। देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस एग्जाम होता है क्लैट, उसके एक क्वेश्चन है प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का एलेट होता है, उसके उस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है। एक एमएचसीटी होता है, उस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है। मतलब लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो लॉ यूनिवर्सिटीज के अंदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे हैं। और जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो सीएससीईटी के लिए यूट्यूब पे पहली बार आ रही है और हम तो स्मार्ट वर्क हमेशा से कर रहे हैं। हम तो CSGO अकेडमी में हर चीज़ स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। आपको पूरा रीजनिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक है, तो अपन सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 20 तो इस पार्ट में और 20 नेक्स्ट पार्ट में। टोटल हमारे 40 क्वेश्चन है, तो एक साथ अगर मैं कराऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 20 में डिवाइड करते हैं। आप लोग वीडियो देख लो, रूल्स समझ लो, उसके बाद कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। देखो सबसे पहली बात रूल समझो, ये रूल समझो। क्या लिखा है इसमें? नो प्रायर नॉलेज शुड बी यूज्ड। देखो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसके क्वेश्चन में क्या होता है, हमारा एक लीगल प्रिंसिपल दिया होता है, एग्जाम में भी लीगल प्रिंसिपल दिया हुआ होगा और एक हमें सिचुएशन दी होगी, और उसके बाद हमें 4 MCQs दे रखे हैं कि कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, डी सही है, या मतलब ये 4 दे रखे हैं। समझ रहे हो? लीगल प्रिंसिपल दे रखा है, फैक्ट दे रखा है और हमें आंसर करना है। तो मेरी बात सुनो, ये जो लीगल प्रिंसिपल हमारा दे रखा है ना, ये हमारे लिए सब कुछ है। इसके आगे ना सोचना, इसके पीछे ना सोचना। अगर लीगल प्रिंसिपल में ये दे रखा है कि मर्डर करना क्राइम नहीं है, और नीचे सिचुएशन में दे रखा है, देखो प्रिंसिपल में दे रखा है मर्डर करोगे तो आपको जेल नहीं होगी, और सिचुएशन में दे रखा है कि ए ने बी को मर्डर कर दिया, और अब इसके 4 MCQ क्या बने हुए, क्या ए को जेल होगी, क्या ए को जेल नहीं होगी, क्या ए को कुछ होगा, मतलब ऐसे करके ऑप्शन बना रखे। प्रिंसिपल में क्या दे रखा है कि मर्डर करना है, क्राइम नहीं है तो उसके अंदर जेल नहीं होगी, तो आंसर क्या होगा, ए को जेल नहीं होगी। समझ रहे हो? हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, प्रिंसिपल हमारे लिए सब कुछ है। ये जितने लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं ना, उनकी रिसर्च और उनकी स्टडी करने के बाद मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूँ। और वीडियोस भी चेक कर सकते हो क्लैट रिलेटेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, उसमें यही है कि प्रिंसिपल हमारे लिए सब कुछ होता है। प्रिंसिपल के आगे ना सोचना, ना प्रिंसिपल के पीछे सोचना। अगर प्रिंसिपल में ये लिखा है मर्डर करना क्राइम नहीं है, तो हमारा आंसर प्रिंसिपल के साथ से ही आएगा कि मर्डर करना क्राइम नहीं है। अपना दिमाग मत लगाना, अरे सर मर्डर करना तो क्राइम होता है, ये तो इमोरल बात है, ये तो अनएथिकल बात है। अरे इतना दिमाग मत लगाओ, जो प्रिंसिपल में दे रखा है उसको फॉलो करो। इसका मतलब तुम इस केस के जज हो, तुम्हें एक केस लॉ दे रखा है, तुम्हें एक सिचुएशन दे रखी है कि ए ने बी का मर्डर कर दिया, तुम्हें एक सिचुएशन दे रखी है और तुम्हारे सामने ये प्रिंसिपल रख दिया, तुम्हारे सामने ये रूल रख दिया कि जो तुम्हें जजमेंट देना है वो
वो इस रूल पर ही बेस्ड होना चाहिए। ये सिचुएशन रख दी, तुम्हें रूल दे दिया और अब तुमने कहा कि जजमेंट दो, तुम्हें एक तरीके से जज बना रहे। जो लीगल रीजनिंग का पार्ट है उसमें तुम जज हो और तुम डिसीजन किस पर दोगे, तुम डिसीजन इस प्रिंसिपल को देखकर दोगे। ऐसा नहीं कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है, आंसर तो ये होगा मर्डर करना क्राइम है। अरे जब हमारा प्रिंसिपल बोले तो तुम मान लो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि मर्डर करना क्राइम नहीं है, तो आंसर भी हमारा उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अभी अपन और आगे करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और रूल्स देखो, रूल्स क्या है हमारे, ये नो प्रायर नॉलेज शुड बी यूज्ड एंड प्रिंसिपल शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। प्रिंसिपल हमारा सब कुछ है, हमें उसके आगे पीछे कुछ नहीं आता, समझ रहे हो? सारा जजमेंट हम प्रिंसिपल को देखकर बोलेंगे। आगे चलो, लॉन्ग आंसर आर प्रिफर्ड। ये ट्रिक अपन अभी आगे देखेंगे तो समझ में आएगा मैं ये क्यों बोल रहा हूं। और देखो जो हमारे आंसर्स है ना, ये ट्रिक भी हम आगे देखेंगे। जैसे 1 2 3 4 है, जिन आंसर्स में क्वेश्चन मैच कर रहे हो, जैसे ऊपर मर्डर के बारे में बात कर रहा है और इसमें भी मर्डर के बारे में बात कर रहा है, मतलब अगर प्रिंसिपल और हमारे एमसीक्यूज में जिसमें ज्यादा मैचिंग आ रही होगी, जिसमें ज्यादा सिमिलैरिटी आ रही होगी, मतलब प्रिंसिपल को देखेंगे और अगर हम अपने 4 ऑप्शन को देखेंगे तो जो प्रिंसिपल के वर्ड्स कॉमन हो गए वो वाला ऑप्शन अपन प्रिफर करते हैं। अगर कभी हमें कंफ्यूजन हो तो जो प्रिंसिपल और इसके वर्ड्स कॉमन है हम उसको प्रिफर करेंगे। और एक और चीज, अपना ओपिनियन, अपना जजमेंट, अपना ज्ञान, अपनी स्टोरी, ये सब किसी काम के नहीं है। सिर्फ प्रिंसिपल ही सब कुछ है, सिर्फ प्रिंसिपल ही सब कुछ है। इतनी बात समझ में आई? ये सारे रूल अपन अभी 40 क्वेश्चन देखेंगे, उसमें सब समझ में आ जाएगा, पर प्रिंसिपल ही सब कुछ है, ध्यान रखना। अब देखो मेरी बात, प्रिंसिपल में क्या बोला है? प्रिंसिपल में इसने बोला है all citizen have the right to freedom of speech and expression under article 19 of the constitution of India and it is a fundamental right। बोल रहा है सबका अधिकार है। सबका अधिकार क्या है? अपनी बात रखने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब बोलने का। हमारे लीगल प्रिंसिपल ने क्या बोला है कि सब लोगों का अधिकार है। समझ में आ गया लीगल प्रिंसिपल? आगे चलो, इसका सिचुएशन क्या दे रखी है। एक मिस्टर सिन्हा है जो बहुत फेमस इंग्लिश राइटर है, उन्होंने किसी और नॉवेलिस्ट को, एक बंदा है सिन्हा और एक राहुल है, ये नॉवल लिखता है और ये एक तरीके से क्रिटिक है जो कि इन लोगों को क्रिटिसाइज करता है। तो इसने इसको क्रिटिसाइज करते हुए क्या बोला? द नॉवल ऑफ मिस्टर राहुल इज इरैशनल, इनडिसेंट, हिज माइंड इज इम्प्योर, ही इज अ लूज कैरेक्टर, ही शुड राइट डिसेंट एंड गुड नॉवल। समझ रहे हो? अब हमें पूछा है कि जब आर ने इसको केस करा तो क्या ये बंदा लायबल होगा या नहीं होगा। दोबारा सुनो, हमारे लीगल प्रिंसिपल में क्या बोला है कि सब लोगों का अधिकार है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, सब लोगों का अपना अधिकार है अपनी बात बोलने का, ठीक है। और सिचुएशन क्या दे रखी है? एक आर है नॉवेलिस्ट और एक एस है। एस ने आर को कुछ बोला, एस ने आर की नॉवेल के बारे में गंदा गंदा बोला कि ये इमोरल है, इसका माइंड इम्प्योर है, इसका लूज कैरेक्टर है, इसको डिसेंट नॉवल लिखनी चाहिए, सारी गंदी गंदी बात बोल दी। तो ये बोल रहा है कि डिफेमेशन के लिए लाइबल कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर आर एस पे केस करेगा तो तुम जज हो, तो तुम एस को पनिश करोगे या नहीं करोगे। अब देखो, अपना दिमाग मत लगाना। हमें प्रिंसिपल में क्या बोला है? हम कुछ भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल में रिस्ट्रिक्शन की बात करी है क्या? तुम जज हो, तुम्हारे सामने रिस्ट्रिक्शन की बात करिए क्या प्रिंसिपल ने? रिस्ट्रिक्शन की प्रिंसिपल ने कोई भी बात नहीं करी। अपना दिमाग नहीं लगाना इन क्वेश्चन में, सब कुछ हमारा लीगल प्रिंसिपल ही है। लीगल प्रिंसिपल ने हमें बोला है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन, मतलब कोई भी, सब लोग अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अधिकार है, और इसने कोई रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं करी है कि आप किसी को गंदा नहीं बोल सकते। इसने कोई रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं करी है। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर ये इस पे केस करेगा तो ये क्या बोलेगा? अरे भाई, मेरा तो अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है। तो इसका आंसर क्या होगा? ही इज नॉट लाइबल। अब देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। देखो, सबसे पहले बात, ही कैन नॉट बी स्यूड बिकॉज बोथ द राइटर एंड नॉवेलिस्ट आर
एंड बोथ कैन नॉट क्रिटिसाइज। देखो मेरी बात सुनो, इन चार में से कैसे फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने बताया मैच करो, इसमें मैच नहीं हो रहा। ही कैन नॉट बी लायबल बिकॉज ही हैज अ फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आंसर हमारा सी हो गया। सबसे पहली बात कॉन्सेप्ट समझो, सब समझ में आ जाएगा। इसने प्रिंसिपल ने बोला आप जज हो, आपके सामने एक ही रूल लिखा है कि सब लोगों का अधिकार है अपनी बात रखने का, अपनी बात बोलने का, और आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं पता। रिस्ट्रिक्शन बोला है क्या, इसमें लिखा है कि विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इस प्रिंसिपल में लिखा है, ऐसा तो कुछ नहीं रखा। इसका मतलब सब लोगों को अधिकार है, कुछ भी बोलो, किसी को गंदा भी बोलो। अब आप सोचोगे सर गंदा बोलना तो अच्छी बात नहीं है। अरे अच्छी बात नहीं है तो अपना दिमाग मत लगाओ। हमारे प्रिंसिपल ने बोला है कुछ भी बोलो, और अगर हम कुछ भी बोले तो ये भी कुछ भी बोल सकता है, और ये भी कुछ भी बोल सकता है। तो आर जब एस पे केस करेगा तो एस का कुछ नहीं होगा, एस लाइबल नहीं होगा, मतलब एस को पनिशमेंट नहीं होगी। अब एस लाइबल नहीं होगा, उसके कौन से आंसर है, एक तो ये वाला आंसर है और एक ये वाला आंसर है। अब देखो ये फालतू की बात कर रहा है, ही हैज एक्सप्रेस्ड हिज पर्सनल व्यूज। अपनी स्टोरी क्यों बना रहे हैं मेरे भाई, जब इसमें साफ साफ वर्ड्स की मैचिंग हो रही है। हमारा रूल देखो ना क्या लिखा है, वर्ड्स की मैचिंग हो रही है। ये लिखा है ना, ट्राई टू फाइंड आउट मैच वर्ड्स ऑप्शन फ्रॉम द प्रिंसिपल। मतलब प्रिंसिपल में देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में गिवन है, और हमारे सी ऑप्शन में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में गिवन है। तो इसका आंसर 1000% क्या होगा, सी। आईसीएसआई ने इसके आंसर प्रोवाइड नहीं करे, पर हम कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो समझ में आया, यही कॉन्सेप्ट हमें हर चीज में लगाना है। अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे, जितने डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलो। इसमें लीगल प्रिंसिपल क्या दे रखा है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज अ फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ हिज चॉइस सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बाय स्टेट। अगर ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बाय स्टेट आ जाता पिछले वाले क्वेश्चन में, तब तो वो उसको गंदा नहीं बोल सकता था, तब वो उसको इनडिसेंट, इमोरल, ये सारी बातें नहीं कर सकता था। पर हमारे प्रिंसिपल ने क्या बोला, सब लोगों को कुछ भी बोलने का अधिकार है। हमें इसके आगे पीछे कुछ नहीं आता, मैं बार बार बोल रहा हूं, चीजों को समझो। प्रिंसिपल ही हमारे लिए सब कुछ है, और इस प्रिंसिपल में क्या बोला है, सब लोगों को अपनी मर्जी से ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन करने का अधिकार है, पर स्टेट उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। समझ में आ गया प्रिंसिपल। अब सिचुएशन पढ़ो। इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय आईसीएसआई prohibit a person from practice the profession of CS unless such person pass the company secretary course and hold a certificate of practice from ICSI। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ICSI क्या करती है, ICSI किसी को भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का सर्टिफिकेट कब देती है, जब वो अपना कंपनी सेक्रेटरी कोर्स पास कर ले। जब उसको पास कर ले और उसको तब जाके सर्टिफिकेट मिलता है। सारी स्टेज क्लियर कर ले, हर चीज अपनी खत्म कर ले, उसके बाद उसको सर्टिफिकेट मिलता है, और तभी वो सीएस को प्रैक्टिस कर सकता है, तभी वो सीएस को प्रैक्टिस कर सकता है। एक आदमी ने क्या बोला, मेरा तो कॉन्स्टिट्यूशन ने मेरे को अधिकार दिया है, मैं कुछ भी प्रैक्टिस करूं। तुम होते कौन हो मेरे को रोकने वाले, मैं तो सीएस आज से ही प्रैक्टिस करूंगा बिना कोई एग्जाम दिए। तो पता है क्या बोलेगा लीगल प्रिंसिपल, अरे मेरे भाई आगे देखो क्या लिखा है, आगे हमने ये भी लिखा है कि हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अगर ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट लीगल प्रिंसिपल में नहीं होता, तब तो कोई भी तेरे को रोक नहीं सकता था प्रैक्टिस करने के लिए। पर अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का पॉइंट आ गया, इसका मतलब गवर्नमेंट उस प्रोफेशन की, उस ट्रेड की, उस एक्टिविटी के लिए कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, पर वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होनी चाहिए। और इधर रीजनेबल क्या है, जो भी एग्जाम पास करेगा उसको प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का सर्टिफिकेट देगा। अब देखो ये वही लिखा है, मिस्टर मनोज अ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास स्टूडेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स चैलेंजेस द बैन एज इट वायलेट्स हिज राइट टू कैरी ऑन हिज प्रोफेशन। ये क्या बोल रहा है, एक मनोज है जो कि एग्जीक्यूटिव पास है, उसने क्या बोला कि मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, आधा अधूरा पढ़ता है, पूरा उसने पढ़ा नहीं, मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है कि मैं कोई सा भी ट्रेड और बिजनेस प्रैक्टिस कर सकता हूं, तो मैं तो आज से सीएस प्रैक्टिस करूंगा। तो आप जजो, आप
प्रिंसिपल के पास गए और प्रिंसिपल को देख के आपने बोला अरे मेरे भाई पूरा तो पढ़ प्रिंसिपल, तू तो आधी बात पर ही कोर्ट में आ गया। आगे क्या लिखा है कोर्ट ने, आगे लिखा है कि सब्जेक्ट टू इंपोजिशन ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। और इस केस में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, जब तक आप कंपनी सेक्रेटरी के तीनों स्टेज पास नहीं करोगे आपको प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप इस ट्रेड को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा, अब देखो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैज अ सुपीरियर राइट टू बैन। ये क्या कुछ भी बात कर रहा है, सुपीरियर इंफीरियर की किसने बात करी क्या तेरे से जो ये बात कर रहा है। द बैन इज जस्टिफाइड एज द राइट ऑफ मिस्टर मनोज टू कैरी हिज प्रोफेशन इज नॉट एब्सोल्यूट। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ, उसका राइट किसी प्रोफेशन को कैरी करने का, नॉट एब्सोल्यूट मतलब कि वो कुछ भी कर सकता है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट मतलब उसमें रिस्ट्रिक्शंस है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी। और इसके आगे वाले क्यों नहीं हो सकते, द बैन इज नॉट जस्टिफाइड, कैन नॉट डिप्राइव ऑफ हिज राइट ऑफ प्रैक्टिस। ये क्या स्टोरी की बात कर रहा है, मैंने रूल में बताया है कि हमें स्टोरी नहीं बतानी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप इमोरल हो, आप हमारे बच्चों की रक्षा करो, आप हमें अधिकार दो। ये फालतू की बातें करने से कुछ नहीं होगा, बात होगी लॉ पर, बात होगी प्रिंसिपल पे, जो चीज प्रिंसिपल को अच्छी लगेगी वो करेगा। और इसमें वर्ड्स मैच करो, टू कैरी हिज प्रोफेशन, टू कैरी हिज प्रोफेशन, ये प्रोफेशन वर्ड आ रहा है तो वर्ड्स की मैचिंग में भी ये चीज सबसे अच्छी लग रही है। और लास्ट वाला क्या है, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव कैसे होगा, तो मेरी बात समझ में आई, मैं बहुत ढंग से समझा रहा हूं और 3-3 4-4 बार बोल रहा हूं, एक बार दोबारा सुन लो। प्रिंसिपल ने बोला कि आप कोई सा भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, आप सीए भी सीएस भी कर सकते हो, पर स्टेट उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। एक जने ने बोला कि मेरा तो अधिकार है, मैं तो आज से सीएस प्रैक्टिस करूंगा, ये स्टेट मेरे को रोकने वाली कौन होती है, क्योंकि उसने आधा प्रिंसिपल पढ़ा था, वो जज के पास गया, जज ने उसको पूरा प्रिंसिपल बताया कि ये बैन जस्टिफाइड है, जब तक तू सीएस पास नहीं करता तू प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का सर्टिफिकेट होल्ड नहीं कर सकता, तू प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इतनी बात समझ में आई, हमने 2 क्वेश्चन भी कर लिया। आगे देखो, आगे देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच द लॉ एनफोर्सेस all the agreements are contract if they are made with free consent by parties competent to contract for a lawful consideration and lawful object। contract के अंदर हमने ये पढ़ा था। अब देखो मैं सर बोलोगे, अब बोलोगे कि सर पहले तो बोलते हो पढ़ा हुआ ध्यान नहीं रखना, अरे ध्यान नहीं रखना तो नॉलेज तो होनी चाहिए। अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कंसिडरेशन पता ही नहीं होगा, तुमने पुराने लेक्चर्स देखे ही नहीं होगे, तो फिर चीजें समझ में नहीं आएगी ना। प्रिंसिपल क्या बोल रहा है उसको समझने के लिए भी तो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, प्रिंसिपल के आगे पीछे बात नहीं करनी, पर उसको समझने के लिए भी तो लॉ की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अभी हम किसी लेमैन को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ही नहीं है वो कैसे बताएगा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो इसलिए पहले वीडियोस देखो, बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसको लॉ एनफोर्स करता है और वो फ्री कंसेंट से होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन से होना चाहिए और पार्टीज कंपिटेंट होनी चाहिए। किसी पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 18 साल के नीचे बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, किसी अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें हम कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल में पढ़ चुके हैं। इसकी सिचुएशन पढ़ो, क्या लिखा है, मिस्टर राजा ऑफर्ड टू बाय मिस्टर राम्स कार फॉर 5 लाख बट मिस्टर राम रिफ्यूज्ड। एक जना था और दूसरा जना था, इसने बोला मेरे को तेरी कार दे दे 5 लाख रुपए में, इसने कहा कि नहीं देता कार। उसके बाद क्या हुआ, मिस्टर राजा थ्रेटन टू किल मिस्टर राम एंड मिस्टर राम एग्रीड टू द सेल। इसने बोला तेरे को मार डालूंगा अगर तू मेरे को कार नहीं देगा तो मैं तेरे को उड़ा दूंगा, बंदूक दिखा दी। तो बी डर गया और बी ने कहा ले भाई कार ले ले, बी ने कहा ले भाई कार ले ले। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ, इसमें क्या लिखा है, मिस्टर राजा स्यूड टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद क्या हुआ, अब देखो मेरी बात, इसने कहा कि कार देखो गोली से उड़ा दूंगा, कार दे दे, इसने कहा भाई ले ले। उसके बाद ये दोबारा घर गया, घर जाने के बाद इसने कहा कि मैं तो नहीं देता। ये जो बी है ना, इसने बोला मैं तो कार नहीं देता। सबसे पहले ए ने रिक्वेस्ट करी, बी नहीं माना, ए ने धमकी दी, बी मान गया, फिर बी घर गया तो उसने मना कर दिया। तो फिर ए कोर्ट में गया और कोर्ट में जाके पता है क्या बोला, बी ने मेरे को बोला था कार देगा, बी ने मेरे को बोला था कार देगा, पर बी ने कार नहीं दी, उसने कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई कर दिया। तो पता है कोर्ट ने क्या बोला, अरे वो जो कॉन्ट्रैक्ट करा था तूने, वो तूने फ्री कंसेंट से करा था क्या, तूने उसको धमका के कॉन्ट्रैक्ट करा है। और हमारे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए,
चाहिए, फ्री कंसेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, फ्री कंसेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तू उसको धमका के चीज ले रहा है और फिर वो बाद में मना कर रहा है, तो तू कोर्ट आके ये बोल रहा है कि उसने मेरे को पहले हाँ पढ़ दी थी, अब वो मना कर रहा है। जब पहले कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं तो तू उसको एनफोर्स कराने कोर्ट कैसे आ रहा है? चल भाग। समझ रहे हो? यही कॉन्सेप्ट है इसका, यही कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, अब देखो इसका आंसर देखो, will succeed because Mr. Raja was offering lawful consideration। 5 लाख रुपए दे रहा है, उससे क्या मतलब है? फ्री कंसेंट थोड़ी है, उसको धमका के ले रहा है कार। will succeed because buying and selling is lawful, ये भी गलत है। will succeed ये भी गलत है। will fail because Mr. Ram was forced to agree to the contract। समझ रहे हो? कोर्ट ने क्या बोला कि जो तुम क्लेम कर रहे हो ना कि हमें कार चाहिए क्योंकि बी ने बोल दिया था, बी ने हाँ भर दिया था, वो फेल हो जाएगा क्योंकि तुमने उसको फोर्स करा है, तुमने उसको फोर्स करा है। और फोर्स वाली चीज कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आती, फोर्स वाली चीज कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आती। इतनी बात समझ में आ रही है? दोबारा सुन लो, किसी को फोर्स कर रहे हो, किसी को फोर्स करके बोल रहा कार देगा, उसने कहा दे दूंगा, थोड़ी देर बाद उसने मना कर दिया नहीं देता, जो करना है कर ले। तुम गए कोर्ट और बोला कि इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, इसने मेरे को कार देने के लिए हाँ कर लिया था, पर अब ये पलट कैसे रहा, आप इसको सजा दो। कोर्ट बोलेगी अरे भाई फ्री कंसेंट नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट का जो इंग्रेडिएंट होता है ना वो फ्री कंसेंट का होता है, उसमें 18 के ऊपर पार्टीज होनी चाहिए और ऐसा कुछ भी तेरे केस में था ही नहीं, तो तू लाइबल नहीं है, वो लाइबल नहीं है तेरे को कार देने के लिए क्योंकि तूने फ्री कंसेंट से चीज को ऑब्टेन नहीं करा था। यही चीज है थर्ड वाले क्वेश्चन में। आगे चलो, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, मतलब बहुत मजा आ रहा है ये करने में क्योंकि हमें कुछ याद ही नहीं करना, जो प्रिंसिपल बोल रहा है उसको अप्लाई करना है। कितना आसान काम कर दिया। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट विल एनफोर्स ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट देयर फ्री विल कंपीटेंट पार्टीज। वही दोबारा लीगल प्रिंसिपल आ गया, वही दोबारा लीगल प्रिंसिपल आ गया। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसमें फ्री कंसेंट होती है, लॉफुल कंसिडरेशन होती है और पार्टीज कंपिटेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट की। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, क्विड प्रो क्यो। अगर ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कार की एक्सचेंज का, तो इसको तो कार मिलेगी बाद में कॉन्ट्रैक्ट के बाद, और इसके लिए क्या वैल्यू है? इसके लिए मनी की वैल्यू है। मतलब अगर दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक के पास जा रही है कार, दूसरे के पास जा रहा है मनी। एक के लिए कार की वैल्यू है, दूसरे के मनी की वैल्यू है, तो ये हमारा लॉफुल कंसिडरेशन होता है। इसकी सिचुएशन समझो। मिस्टर जॉय, अ यंग बॉय ऑफ 27 ईयर्स, विदाउट एनी कंसिडरेशन एग्रीज टू गिव मिस्टर जॉली 10,000 रुपीज। मिस्टर जॉली फेल्स टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। अब देखो इसमें क्या है, दो लोग हैं, इसने कहा मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा, इसने कहा मेरे को कि तेरे को कि मैं 10,000 रुपए दूंगा। विदाउट एनी कंसिडरेशन, साफ साफ बोल रहा है, ये देखो कहां लिखा है, विदाउट एनी कंसिडरेशन। इसने कहा दे देना। अरे भाई जब कोई चीज एक्सचेंज हो रही है, जैसे ए और बी के बीच में हो रहा है, तो ये तो अपनी इसको कार दे रहा है और इसके बदले में ये मनी दे रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब चीजों का एक्सचेंज होता है। कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब चीजों का एक्सचेंज होता है। अगर चीजों का एक्सचेंज नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसने कहा मैं देखो 10,000 रुपए दूंगा, इसने कहा दे देना, और उसके बाद इसने दिए नहीं, तो ये कोर्ट जाके बोल रहा है कि मेरे को 10,000 रुपए दे। तो कोर्ट क्या बोलेगी, अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, क्योंकि वो तो तेरे को 10,000 रुपए दे रहा था, पर उसको तूने क्या दिया, उसको तो तूने कुछ नहीं दिया। नील बटे सन्नाटा, मतलब कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो अगर कुछ भी नहीं दिया तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, और अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं तो कोर्ट में आ कैसे रहा है, चल भाग। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा will fail because द एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है। तो साफ साफ दिख रहा है यहां पर क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, हमारा लीगल प्रिंसिपल बोलता है, और यहां पर क्या बोल रहा है कि कंसिडरेशन है ही नहीं। अगर कंसिडरेशन है ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट होएगा ही नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्ट होएगा ही नहीं तो वो एनफोर्सेबल होएगा ही नहीं, और अगर एनफोर्सेबल नहीं होगा तो तुम पार्टी से अपनी चीज नहीं ले सकते। ए ने बी को बोला था तेरे को 10,000 रुपए दूंगा, बी ने कहा दे देना, और फिर इसने कहा दिए नहीं, तो कोर्ट गया, कोर्ट में क्या बोला, अरे भाई वो तेरे को 10,000 तो देगा, पर तू उसको क्या दे रहा था, तू उसको कुछ नहीं दे रहा था। इसका मतलब चीजों का एक्सचेंज नहीं हो रहा था, चीजों का एक्सचेंज नहीं हो रहा था, मतलब कंसिडरेशन थी नहीं, और अगर कंसिडरेशन नहीं थी तो कॉन्ट्रैक्ट था नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट था नहीं तो लॉफुल एनफोर्सबिलिटी नहीं थी। समझ रहे हो? यही हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। और देखो और देखो और देखो क्या है, Constitution of India next. Constitution of India empowers the President of India to appoint the judges of High Court and Supreme Court. President of India को अपॉइंट
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। इतनी बात समझ में आई? इसका बैकग्राउंड पे मत जाना, तुम्हें लीगल प्रिंसिपल दे रखा है, तुम्हें लॉ बिल्कुल नहीं आती, तुम्हें सिर्फ ये पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। इसके पीछे की कहानी मत समझना कि जजेस अपॉइंट कैसे होते हैं, रिकमेंडेशन कौन देता है, वो सारी बैक स्टोरी होती है। पर जब हमें लीगल प्रिंसिपल दे रखा है ना, तो हमारा फोकस इसके अंदर है। वैसे इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, नेशनल जुडिशियल कमीशन NJAC ऐसे करके कोई बॉडी बनी थी, पर उसको क्रैश कर दिया था, वो चीज अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो इसमें क्या बोलता है, इसमें यह बोलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का। अब इसकी फैक्चुअल सिचुएशन देखो, देयर इज अ डेडलॉक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फालतू की कहानी है, आगे चलो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड Mr. Adarsh as the Justice of Supreme Court of India, पहला सिचुएशन, एंड मिस्टर गर्ग अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। समझ रहे हो, दो सिचुएशन दे रखी है। एक लीगल प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की अथॉरिटी किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा। और इसके अंदर क्या बोल रहा है कि एक जने को, मिस्टर आदर्श को तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करा और मिस्टर गर्ग को प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट करा, तो किसका अपॉइंटमेंट वैलिड है? तो अपन कहा थे किसका अपॉइंटमेंट वैलिड होगा भाई, प्राइम मिनिस्टर ने जो अपॉइंटमेंट करा है वो वैलिड होगा या जो प्रेसिडेंट ने करा है? ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट वाला ही अपॉइंटमेंट वैलिड होगा। तो इसके आंसर क्या दे रखे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर गर्ग इज वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर आदर्श इज वैलिड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ने किसको अपॉइंट करा था, आदर्श को करा था, तो आदर्श वाला सही होगा, आदर्श वाला सही होगा, सही होगा, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला वर्ड को भी मैच कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाले वर्ड को भी मैच कर लो, सारे रूल्स को एक साथ लेके चलोगे आंसर आ जाएगा। पर ज्यादा एडिशनल दिमाग नहीं लगाना, जो लीगल प्रिंसिपल है वो सब कुछ है। अगर लीगल प्रिंसिपल बोलेगा मर्डर करना क्राइम नहीं है, तो हमारे लिए तो वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ रहे हो? अब देखो, अ वॉयलेशन ऑफ अ लीगल राइट विद और विदाउट डैमेज गिव राइट्स टू टॉर्ट। अब इस लीगल प्रिंसिपल को समझने के लिए टॉर्ट भी तो आना चाहिए। टॉर्ट में क्या होता है, डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम। ये क्या बोल रहे हैं, लीगल राइट, वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट विद और विदाउट डैमेज। इसका मतलब क्या हुआ, इंजूरिया साइन डैमनम, मतलब इंजरी होगी आपको, आपके लीगल राइट का वॉयलेशन होएगा पर कोई डैमेज नहीं होगा। अब वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट विद और विदाउट डैमेज किसकी बात कर रहा है, इंजूरिया साइन डैमनम की बात कर रहा है। इसका लैंडमार्क केस कौन सा था, एशबे वर्सेस वाइट का था, जिसमें वो वोट देने गया, रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको वोट कास्ट करने से मना कर दिया, उसका कोई डैमेज नहीं हुआ। एक वोट नहीं डालने से उसका लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ, पर उसका कोई नुकसान थोड़ी हुआ, पर फिर भी वो टॉर्ट है और उसको फिर कंपनसेशन मिला, क्योंकि उसके लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ था। अब इस सिचुएशन में क्या बोल रहा है, मिस्टर केतन एस्टैब्लिश अ कोचिंग सेंटर फॉर कंपनी सेक्रेटरी ऑफ एक्सचेंज चार्जेस 10,000 पर फीस। मिस्टर केतान नेबर मिस्टर कातले एस्टैब्लिश अनदर कोचिंग, ये वही वाली बात बोल रहा है। ये बोल रहा है एक ही कोचिंग थी 10,000 रुपए की, बी ने उसके बगल में कोचिंग खोल ली और उसको 7,000 रुपए की कर दी, तो इसको ए को लॉस हुआ, इसको लॉस हुआ, तो हम क्या करें, तेरे लीगल राइट का वॉयलेशन थोड़ी हुआ। अगर तेरे लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं होगा तो ये टॉर्ट नहीं होगा, टॉर्ट नहीं होगा तो तेरे को कोई मतलब कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो इसमें वही लिखा है कि कैन मिस्टर केतान क्लेम डैमेजेस, जो उसको लॉस हुआ है वो जिसने लॉस करा है उससे ले सकता है। तो कोर्ट क्या बोलेगी, भाई तू कैसे ले लेगा, उसका भी अधिकार था तेरे घर के पास में कोचिंग खोलने का, उसने तेरा कोई लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं किया। और अगर टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट करना है तो लीगल राइट का वॉयलेशन होना चाहिए, चाहे डैमेज हो या नहीं हो, हमें उससे मतलब नहीं है। और इस केस में आपके कोई लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ, भले ही आपको डैमेज हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये टॉर्ट नहीं है। समझ रहे हो, बस यही चीज है। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा, कैन ही बी लाइबल, लाइबल होगा, लाइबल तो नहीं होगा, नो होगा। अब नो में कौन सा होगा, बिकॉज देयर वॉज डैमेज, देयर वॉज नो लीगल इंजरी, बिकॉज देयर वॉज डैमेज एंड देयर वॉज नो लीगल इंजरी। मैचिंग करो, ये वाला भी हो सकता है नो में, पर इसमें फालतू की बातें कर रखी है, ये गलत लिख दिया मैंने, हैज रिड्यूस द फीस ऑन हिज ओन वगैरह वगैरह, ये गलत लिख दिया।
तो मतलब बी वाला हो नहीं सकता। हैज रिड्यूस द फीस ऑफ हिज ओन, कहानी नहीं बतानी, ओपिनियन नहीं बताना, तुम्हारा सजेशन नहीं बताना, हमें लॉ के लैंग्वेज में बात करनी है। और लॉ के लैंग्वेज में ये सबसे सूटेबल है कि डैमेज तो हुआ पर उसको लीगल इंजरी नहीं हुई, और इसके वर्ड्स भी मैच कर रहे हैं, लीगल इंजरी मैच कर रहा है, डैमेज मैच कर रहा है। तो आंसर हमारा इसमें क्या हो गया, सी वाला आंसर हो गया। समझ रहे हो, इसका आंसर क्या हो गया, सी वाला हो गया। हमने 6th क्वेश्चन भी देख लिया। आगे चलो। स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को आपको समझाना था कि हमारे लिए सब कुछ ही हमारा प्रिंसिपल है। काफ़ी लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता। अगर वहाँ पर एक क्वेश्चन दे देगा मर्डर करना क्राइम नहीं है, तो काफ़ी लोग तो यही बात करके आएंगे कि क्यों नहीं है सर, मर्डर तो गलत बात है। कहानियाँ नहीं बनानी दोबारा। देखो, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। कौन सी, किसको अपन कंपनी बोलेंगे, कंपनी की डेफिनेशन क्या है, जो भी किसी कंपनी लॉ के अंदर आज के या पुराने कंपनी लॉ में जिस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ उसको अपन कंपनी बोलेंगे। फैक्चुअल सिचुएशन देखो, ये मैंने सिचुएशन को 4 पार्ट में तोड़ दिया, वरना ये एक साथ थी। मैंने इसको 4 लाइन में लिखा है, बाकी सिचुएशन ये एक साथ है। ठीक है, ABC लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। ये वाली कंपनी किस एक्ट में रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। ये वाली कंपनी किस एक्ट में रजिस्टर्ड है, ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में। ये वाली कंपनी किस में, ये पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर है। और ये वाली कंपनी किस में, ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर है। अब हमें क्या करना है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी इज अ कंपनी। हमें ये बोलना है कि इन चारों में से कौन सी कंपनी है। तो हम लीगल प्रिंसिपल के पास गए, लीगल प्रिंसिपल ने क्या बोला, कंपनी हम उसको ही मानेंगे जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो। इन चारों में कंपनीज एक्ट में कौन सी कंपनी रजिस्टर है, कंपनीज एक्ट तो यहां पर लिखा है, और ये कंपनी कौन सी, ABC लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा हमारा ABC लिमिटेड। बाकी क्यों नहीं होगा, पढ़ के देख लो, बाकी किस किस एक्ट में स्टैब्लिश है। कोई तो पार्टनरशिप एक्ट में स्टैब्लिश है, कोई लिमिटेड लाइबिलिटी में स्टैब्लिश है, कोई ट्रस्ट में स्टैब्लिश है। फालतू की बातें नहीं करनी, जो प्रिंसिपल ने बोला उसको अपन ने अप्लाई करा और हमने अपना सक्सेसफुली आंसर डिकोड कर लिया। यही लीगल रीजनिंग है। आप एक जज हो, आपको कोई रूल दे रखा है, आपको सिचुएशन दे रखी है, आपको जजमेंट पास करना है और अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, अब मास्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मास्टर रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई भी सर्वेंट ने गलत काम करा हो। प्रिंसिपल एजेंट वाला वो वाली 2 लीगल मैक्सिम भी थी, उसको कमेंट करके बताना कौन सी 2 लीगल मैक्सिम थी जिसमें प्रिंसिपल विल बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज एजेंट था। अभी अपन ने रिसेंटली करा है। ठीक है, फैक्चुअल सिचुएशन देखो, ABC लिमिटेड इज अ नॉन banking financial company is registered with the Reserve Bank of India to accept deposit from public। ठीक है, मिस्टर श्याम अपॉइंटेड एज ऑथोराइज्ड एजेंट बाय ABC। एक कोई कंपनी है ABC के नाम से, उसने एक एजेंट को अपॉइंट करा जिसका नाम है श्याम। इस कंपनी का काम क्या, लोगों से मनी लेना, लोगों से डिपॉजिट लेना। ठीक है, मिस्टर श्याम कलेक्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पीपल ऑन डेली बेसिस। रोज वो हर जने से पैसा लेता था। वन डे ही डिसअपियर्ड, एक दिन वो भाग गया। वन मिस्टर शामली, एक शामली थी। एक शामली कौन थी, इनकी कस्टमर थी। क्या क्या नाम रखते हैं लोग, शाम, शामली। ठीक है, शामली कौन थी, कस्टमर, जो कि अपने पैसे इस एजेंट को देती थी। दोबारा देखो, एक कंपनी है, उसका एजेंट है, इसका काम क्या है, लोगों से डिपॉजिट कलेक्ट करने का। रोज डिपॉजिट एवरी डे, सबके घर घर जाकर, कहीं पर भी जाकर डिपॉजिट कलेक्ट करने का काम किसका है, शाम का। एक शामली कौन है, इनकी कस्टमर है इस कंपनी की। इसने ये हमेशा अपने पैसे शाम को देती थी। एक दिन क्या हुआ, वो भाग गया, वो एक दिन भाग गया। मिस्टर श्याम फाउंड, देखो, वंस मिस्टर शामली हु हैज बीन हैंडलिंग डिपॉजिट ओवर to Mr. Sham found that nearly for a 1 month before his disappearance he was not depositing his money। इसका मतलब समझो क्या हो रहा है, ये तो अपने पैसे, शामली तो अपने पैसे शाम को देती थी, पर बाद में शामली को पता लगा ये अपने पैसे अपने जेब में ही डाल रहा है। देखो अपन कहाँ थे, शामली को एक दिन पता लगा, जो अपने पैसे शाम को देती थी, रोज देती थी, उसको पता लगा ये शाम ये पैसे लेकर अपने पास ही रख देता है और कंपनी को डिपॉजिट ही नहीं करा रहा। ये शामली जिसको इसको रोज पैसे देती थी, रोज डिपॉजिट देती थी, इसको एक दिन पता लगा जब इसने अपना स्टेटमेंट चेक करा, तो इसको पता लगा ये शाम अपने पास ही पैसे रख रहा है और कंपनी को दे ही नहीं रहा। समझ रहे हो, दोबारा सिचुएशन समझो। एक कंपनी है, एक कंपनी का एजेंट है जिसका काम है लोगों से पैसे
पैसे इकट्ठा करना। एक दिन ये गायब हो गया, तो गायब होने के बाद जो इसके कस्टमर्स थे उन्होंने जाके कंपनी से पूछा और अपना स्टेटमेंट चेक करा, तो कंपनी ने इनको बताया कि आप तो बहुत दिनों से पैसे नहीं दे रहे। तो शामली ने क्या बोला, अरे मैं तो रोज आपके इसको शाम को पैसे देती थी। तो कंपनी ने क्या बोला, शाम ने हमारे पास तो आपके पैसे कोई डिपॉजिट नहीं कराए, लगता है वो आप सबके पैसे लेकर भाग गया, हम तो कुछ नहीं कर सकते, जाके इसको पकड़ना है, इसके साथ जो करना है वो करो। तो शामली गई कोर्ट में और कोर्ट को बोला कि ये बात है, तो कौन लायबल होगा, कौन लायबल होगा यार, ये एबीसी कंपनी लायबल होगी। क्यों लायबल होगी, डायरेक्ट प्रिंसिपल देखो क्या लिखा है, मास्टर लायबल है। मास्टर और सर्वेंट के केस में कौन लायबल है, मास्टर लायबल है। यहां मास्टर कौन है, कंपनी, उसका सर्वेंट कौन है, काम, शाम। अगर शाम कोई गलत काम करेगा तो लायबल कौन होगा, कंपनी लायबल होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये इसको पैसे देती थी और ये बंदा पैसे आगे भेज ही नहीं रहा था तो लायबल कौन होगा, वही लायबल होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। हमने 8th क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, ये वाला देखो, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बिकम द मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। जो मोदी के भाई लोग हैं, जो मोदी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मोदी के साथी है, जो डिफरेंट मिनिस्ट्री को हेड करते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी हमारे प्रिंसिपल ने क्या दे रखी है, वो कम से कम लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए, किसी भी एक उसके मेंबर होने चाहिए अगर उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पद लेना है, अगर उनको मिनिस्टर बनना है। मिनिस्टर की एलिजिबिलिटी क्या दे रखी है, या तो लोकसभा के मेंबर हो या राज्यसभा के मेंबर हो, इतनी सी बात इन्होंने बोल रखी है। अब देखो, मिस्टर राम सिंह इज अ सिटिंग मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अपर हाउस का मतलब क्या हुआ, अपर हाउस का मतलब हुआ राज्यसभा, और लोअर हाउस मतलब लोकसभा। ये अपन कॉन्स्टिट्यूशन में कर चुके हैं। as a recommendation of Prime Minister of India, President of India appointed Mr. Ram Singh as a Minister of Education. डिसाइड अपॉइंटमेंट वैलिड है या नहीं है। देखो, मिस्टर राम सिंह हमारा लोकसभा का मेंबर है और मिनिमम एलिजिबिलिटी हमारे प्रिंसिपल ने क्या बोली है मिनिस्टर बनने के लिए, कि कोई भी आदमी मिनिस्टर बन सकता है अगर वो लोकसभा का या राज्यसभा का किसी में का भी एक का मेंबर हो, तो कोई भी आदमी कोई भी कुछ भी मिनिस्टर बन सकता है। तो इसमें क्या बोला है, इसमें यह बोला है कि जो राम सिंह है वो हमारा अपर हाउस का मेंबर है, तो उसको प्रेसिडेंट ने मिनिस्टर बना दिया। तो क्या उसकी अपॉइंटमेंट वैलिड है या नहीं है, तो वैलिड है या नहीं है बताओ। ऑब्वियस सी बात है, वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि एलिजिबिलिटी सेटिस्फाई कर रहा है, वो ऑलरेडी अपर हाउस का मेंबर है, यही एलिजिबिलिटी दे रखी है मिनिस्टर बनने के लिए। तो इसके आगे पीछे दिमाग नहीं लगाना, आंसर क्या होगा, उसका अपॉइंटमेंट वैलिड होगा, एकदम वैलिड होगा, कोई भी इसमें डाउट वाली बात भी नहीं है, अपॉइंटमेंट एकदम वैलिड होगा। समझ गए, दोबारा सुन लो क्या बात है, क्या बोला, मिनिमम एलिजिबिलिटी इतनी होनी चाहिए, है या नहीं है, ऑब्वियस सी बातें है। तो हमने जजमेंट क्या दे दिया, यस हिज अपॉइंटमेंट इज वैलिड, उसके अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, उसका अपॉइंटमेंट वैलिड है। अब एक और चीज सुनो, इसमें क्या लीगल प्रिंसिपल दे रखा है 10th वाले क्वेश्चन में, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये टॉट की डेफिनेशन दे रखी है। टॉट में क्या था, एक सिविल रॉन्ग होना चाहिए। सिविल रॉन्ग का मतलब क्या होता है, रिवीजन करा रहा हूं मैं आपको। सिविल रॉन्ग का मतलब क्या होता है, जो कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट रॉन्ग होता है, और क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है, जो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, जो कि केस टू केस पे डिपेंड करते हैं, पहले से ही फिक्स्ड नहीं है, केस आएगा अलग अलग केस के हिसाब से, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से जो डैमेजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। टॉट क्या होता है, टॉट सिविल रॉन्ग है जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। इन दोनों को एक्सक्लूड करने के अलावा जो भी चीज बची वो हमारी टॉट होती है। ये ऑलरेडी टॉट के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तभी मैं बोल रहा हूं लीगल प्रिंसिपल के बाहर नहीं जाना, पर लीगल प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें नॉलेज की जरूरत है, वरना किसको क्या समझ में आएगा टॉट क्या होता है। किसी से भी पूछो, किसको जिसने लॉ नहीं पढ़ी उसको टॉट का कैसे पता होगा, पता ही नहीं हो सकता। ठीक है, फैक्चुअल सिचुएशन देखो क्या है। मिस्टर सुनील हैज 6 पेट डॉग्स विच आर वेरी फ्यूरियस एंड बार्क अ लॉट। ठीक है, एक जना है ए, उसके घर में काफी डॉगीज है जो कि बहुत ज्यादा भौंकते हैं, पूरे दिन भौंकते रहते हैं। और इसका जो पड़ोसी है मिस्टर सुरेंद्र इन हिज नेबरहुड and feels that he is not able to enjoy his property due to the presence of large number of dogs in his adjacent house। ये है ना, इसका सर दुख गया यार, अगर मेरे घर के पड़ोस में किसी ने 10 डॉगीज अपने लैंड में बांध रखे हैं और वो डॉगी पूरे
पूरे 24 घंटे भौंकते रहे तो मेरा सर दुख जाएगा। मैं जाऊंगा कोर्ट के पास और कोर्ट को पता है क्या बोलूंगा, यार ये प्रॉपर्टी मैंने ली है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, चाहे रेंट पे लियो, ये प्रॉपर्टी मेरी है और मैं अपनी प्रॉपर्टी का है ना इंजॉयमेंट नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसके कुत्ते दिन भर भौंकते रहते हैं। मैं अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहा। ये मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के बीच में कौन आ रहा है? मेरा पड़ोसी आ रहा है। उसके दिन रात डॉगीज भौंकते रहते हैं और उसके कारण मेरा सर दुखता है, मैं कोई भी काम नहीं कर पाता। तो अब देखो, he is contemplatively initiating a legal action against Mr. Sunil. Mr. Sunil can, Mr. सुरेंद्र कैन। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, वो लीगल एक्शन फाइल कर रहा है तो इसका आंसर क्या होगा? देखो इनिशिएट, वो क्या कर सकता है? इनिशिएट एक्शन फॉर, देखो इनिशिएट एक्शन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट मिस्टर सुनील एज देयर इज नो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। यार ये क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है? हम टॉर्ट की बात कर रहे हैं तो ये आंसर नहीं होगा। इनिशिएट एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस अंडर टॉर्ट्स बिकॉज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द नेबर्स। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मेरे घर के पास में कोई डॉगी जिसका दिन रात भौंकता रहेगा तो वो टॉर्ट है या नहीं है? सर टॉर्ट है। क्यों टॉर्ट है? क्योंकि वो सिविल रॉन्ग है और वो मेरे को एंजॉयमेंट के अंदर बीच में आ रहा है। तो यही चीज है। वो क्या, किस चीज के लिए अप्लाई कर सकता है? वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। ऑप्शंस मैच करो, फालतू की बातें नहीं करनी। इनिशिएट क्रिमिनल एक्शन, ये क्रिमिनल एक्ट कर रहा है। अरे भाई प्रिंसिपल में क्रिमिनल एक्ट के बारे में कोई बात कर रखी है? मैं तो प्रिंसिपल के बाहर, मेरे को कुछ नहीं आता। प्रिंसिपल में क्रिमिनल एक्ट की बात ही नहीं कर रखी। एलिमिनेशन भी कर सकते हो, जब 2-3 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो एलिमिनेशन करो, ठीक है। और ये देखो नॉट टू बी सक्सेसफुल, अनरजिस्टर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, ये क्या इन्होंने फालतू बातें कर रखी? ज्ञान नहीं बांटना, फालतू का ज्ञान नहीं बांटना। पॉइंट टू पॉइंट प्रिंसिपल को समझना है, प्रिंसिपल के हिसाब से सिचुएशन को आंसर करना है और प्रिंसिपल के हिसाब से चीजों को मैच करके मार्क करके आगे चलना है। तो हमने 10th क्वेश्चन भी कर लिया, ये समझ में आया ना भाई? वो टॉर्ट में फाइल करेगा और टॉर्ट में क्या मिलता है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी वाला, 10th वाला भी कर लिया। 11th वाला देखो, 11th वाला क्या है? causing damage however substantial to another person is not actionable in law unless there is a violation of legal right of a plaintiff। ये वही वाली बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि तुम उसको डैमेज पहुंचा लो। मेरे घर के पास में कोचिंग खुल गई तो मेरे को डैमेज हो गया, मेरे को मनी का डैमेज हो गया, मेरे को लॉस हो गया, पर वो मैटर नहीं करता जब तक मेरे लीगल राइट का वायलेशन ना हो। समझ में आ रही है बात? ये इतनी सी बात बोल रहा है कि कितना भी डैमेज कर लो, जब तक लीगल राइट का वायलेशन नहीं होगा कोई एक्शन अराइज नहीं होगा। जब तक लीगल राइट का वायलेशन नहीं होगा तब तक कोई एक्शन अराइज नहीं होगा। मिस्टर नंदन ओपनड अ पेट्रोल पंप नेक्स्ट टू अर्लियर एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप ऑफ मिस्टर चंदन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मिस्टर चंदन सफर्ड ह्यूज लॉस। 2 पेट्रोल पंप खुल गए तो जो एक पेट्रोल पंप है उसको काफी लॉस हुआ। तो इसके अंदर क्या होगा? ये देखो, ये दोबारा गलती से इसमें प्रिंट हो गया, मैं कॉपी कर रहा था उस टाइम गलती से प्रिंट हो गया। मिस्टर चंदन वांट्स टू इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट हिज नेबर फॉर द लॉसेस। यार मेरा पेट्रोल पंप है, मेरे पड़ोस में किसी ने पेट्रोल पंप खुल गया, मेरे को लॉस हुआ, तो मैं कोर्ट के पास जाके बोल सकता हूँ कि इसका पेट्रोल पंप बंद करो, मेरे को लॉस हो रहा है। तो कोर्ट पता क्या बोलेगी? कोर्ट ये बोलेगी भाई साहब, हमारा लीगल प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपको लॉस हो रहा हो, आपको डैमेज हो रहा हो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है जब तक आपके लीगल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा हो। जिस दिन आपके लीगल राइट का वायलेशन हुआ उस दिन हमारे पास आना, उससे पहले हमारे पास मत आना। तो इसका आंसर क्या होगा? जो इसने पड़ोसी के खिलाफ सूट फाइल करा है, पड़ोसी के खिलाफ कोर्ट में शिकायत फाइल करी है, वो सक्सेसफुल होगी या फेल होगी? ऑब्वियस सी बात है फेल होगी। तो फेल होगी, क्यों फेल होगी? बिकॉज देयर इज नो लीगल राइट ऑफ मिस्टर चंदन वॉज इन्फ्रिंज्ड, क्योंकि उसका लीगल राइट का कोई वायलेशन नहीं हुआ था। फेल देखते ही आंसर कर दिया। 11th वाला भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। आगे देखो, अब थोड़े छोटे होते जा रहे हैं लीगल प्रिंसिपल्स। Even when there is an infringement of legal right which does not result in harm, plaintiff can still sue. Even when there is an infringement of legal right, ये वही दोबारा मैक्सिम हो गया कि लीगल राइट तो कम से कम होना चाहिए, चाहे डैमेज हो या ना हो,
डैमेज हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर लीगल राइट का वायलेशन होगा तो हमारे टॉट कॉन्स्टिट्यूट होगा। हमने टॉट आज लगता है पूरा रिवाइज कर लिया, हर चीज टॉट की डिस्कस कर ली, हमारा प्रिंसिपल एजेंट कर लिया, ये लीगल राइट का कॉन्सेप्ट कर लिया, इंजूरियस डैमनम का कर लिया। तो चलो टॉट का रिवीजन भी साथ में हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि अगर कोई एक्शन आपको अराइज करना है तो आपका लीगल राइट का वायलेशन होना चाहिए, तभी वो एक्शन अराइज करेगा। फैक्चुअल सिचुएशन देखो, कैटल ओन्ड बाय मिस्टर विनय। अब देखो इसके अंदर क्या है, थोड़ा ऑप्शन गलत है, थोड़ा हमारा क्वेश्चन गलत है। कभी कभार प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, इसमें किसी की गलती नहीं है, कभी कभार प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है। कैटल ओन्ड बाय मिस्टर विपिन एंटर्ड इनटू द फील्ड ऑफ मिस्टर विनय। एक विपिन है, एक विनय, इसकी गाय, इसकी कैटल इसकी फील्ड में एंटर कर गई। ठीक है, एंड रोम्ड अबाउट फ्रीली फॉर कंसिडरेबल टाइम, और घूमती रही उसके अंदर, पर उसने कोई चीज को लॉस नहीं करा। उसने ये जो कैटल है इसकी जो कैटल है वो इसकी फील्ड में चले गई, और कंसिडरेबल टाइम मतलब 1-2 घंटे इसकी फील्ड में घूमती रही, पर इसकी फील्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसकी फील्ड की जो इसने चीजों को उगा रखा था उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है, मिस्टर विनय did not like Mr. Vipin and thought of initiating an legal action against him। ठीक है, यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी, इसने कहा कि अब तो मैं तेरे खिलाफ लीगल एक्शन लेकर आऊंगा। तो बताओ कोर्ट क्या बोलेगा? भाई ला सकता है लीगल एक्शन, क्योंकि इसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। इसका लीगल राइट था अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का। अगर मेरे घर में कोई पड़ोसी आ जाएगा, भले ही वो मेरे को कोई डैमेज नहीं कर रहा, भले ही वो मेरे घर की चीजों को खराब नहीं कर रहा, पर वो मेरे पड़ोसी मेरे घर में आया कैसे है? घर तो मेरा है ना, मेरे लीगल राइट का वायलेशन हुआ। अगर उसने मेरे घर में आके कुछ खराब करी चीजें तो मेरे को डैमेज हुआ, और अगर कुछ खराब नहीं करी तो मेरे को कोई डैमेज नहीं हुआ। तो डैमेज का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारा प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? इवन वेन देर इज अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विच डज नॉट रिजल्ट इन हार्म। तो वैसे ही इस केस में हुआ, लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ, भले ही उसने चीजों को उगा रखा था, जो उसने अपनी फील्ड में चीजों को उगा रखा था उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, पर फिर भी उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ, और लीगल राइट के वायलेशन के लिए वो कोर्ट जाएगा, और कोर्ट से वो चीजों को कंपनसेशन, जो भी चीज मतलब कोर्ट करेगी वो उसको मिलेगी। समझ में आ रही है इतनी बात? तो इसका आंसर क्या होगा? मिस्टर विनय विल सक्सीड बिकॉज हिज लीगल राइट वॉज इन्फ्रिंज। जो वो कोर्ट के अंदर लेकर जाएगा, जो अपनी रिक्वेस्ट कोर्ट में लेकर जाएगा, वो सक्सीड होगी या फेल होगी? सर सक्सीड होगी। क्यों सक्सीड होगी? क्योंकि उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ। मेरे घर में अगर पड़ोसी आ जाएगा बिना मेरे से पूछे, भले ही उसने मेरे घर की कोई चीज खराब करी हो नहीं करी हो, मैं उसके खिलाफ कोर्ट जा सकता हूं, क्योंकि मेरे घर में मेरे से बिना पूछे कोई और नहीं आ सकता। यही हमारा 12th क्वेश्चन है। आगे देखो 13th क्वेश्चन देखो। 13th क्वेश्चन में क्या है? Normally the tort feasor is liable for his tort, but in some cases a person may be held liable for the tort committed by another। ये पढ़ने से क्या लग रहा है? मास्टर सर्वेंट प्रिंसिपल एजेंट वाले रिलेशनशिप को डिनोट कर रहा है। ये क्या बोल रहा है? जिसने कर्म करे वो ही लाइबल होता है जनरली, पर कुछ स्पेशल केसेस में जब वो मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप हो, उसमें जिस बेचारे ने कर्म करे ही नहीं वो भी लाइबल होता है। प्रिंसिपल है, एजेंट ने कोई गलत काम करा, लाइबल कौन होगा? प्रिंसिपल होगा। क्यों होगा? टॉर्ट में अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो यही चीज इसमें लिखी है। अब इसकी सिचुएशन पढ़ो। मिस्टर राहुल कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय हिज ड्राइवर व्हेन it hit a pedestrian, as a result of which the pedestrian suffered heavy injuries. He brought a legal action against Mr. Rahul because the car belonged to him and the driver was employed by him. The legal action of pedestrian against Rahul will। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा है? दो लोग है। ये तो है ड्राइवर, और ये है इनका ओनर, मालिक है। ये कार चला रहे और इन्होंने किसी को ठोक दिया, एक सी को ठोक दिया, कार ने ठोक दिया। तो कार जिसको ठोका, ये जो सी आदमी है, इसको इंजरीज हुई। तो इसने क्या, ये कोर्ट गया और कोर्ट में जाके बोला ए को कि कंपेंसेशन दे। तो ए ने पता है क्या बोला? मैं क्यों दूंगा कंपेंसेशन? गाड़ी मेरा ड्राइवर चला रहा था, तू जाकर इससे कंपेंसेशन ले। स्टोरी समझ में आ रही है? दो लोग है, एक ड्राइवर है, एक मालिक है, ये एक कार है। इन्होंने एक
जने को ठोक दिया, एक पेडिस्ट्रियन को गिरा दिया, तो उसके बहुत इंजरीज आई। उसने ए को केस करा और बोला कि मेरे को पैसे दे, तो ए ने पता है क्या बोला, तू जाके पैसे बी से ले, क्योंकि बी गाड़ी चला रहा था। और कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन पता है क्या दिया, सबको पता है लायबल कौन होगा। कोर्ट ने बोला अरे भाई साहब आप ओनर हो, आप प्रिंसिपल हो, आपके जो सर्वेंट है ना, ये जो आपका सर्वेंट है ये कोई भी गलत काम करेगा तो लायबल तो आप ही होगे, तो आपको ही पैसे देने पड़ेंगे, आपको ही पैसे देने पड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ सक्सीड बिकॉज अ मास्टर इज ऑलवेज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट। कितना रेलेवेंट आंसर है, कितना ही रेलेवेंट आंसर है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट आंसर है। देखो कितनी चीजें कॉपी हो रही है कि लायबल कौन होगा, सर्वेंट के एक्ट के लिए मास्टर खुद लायबल होगा। इतना अच्छा आंसर की जगह कोई और आंसर हो ही नहीं सकता। तो समझ में आई क्या सिचुएशन है, दो लोग हैं कार चला रहे, किसी को ठोका, उसने ए से मांगे पैसे, ए ने बोला मैं तो नहीं देता, तेरे को मांगने बी से मांग, क्योंकि गाड़ी मैं नहीं चला रहा था, गाड़ी मेरा ड्राइवर चला रहा था जिसका नाम है बी। कोर्ट ने क्या बोला, ड्राइवर लायबल नहीं होगा, क्योंकि जो ड्राइवर है ये एजेंट था, एजेंट बोलो सर्वेंट बोलो कुछ भी बोलो, ये एजेंट और सर्वेंट था, और लायबल कौन होगा, लायबल ए ही होगा इस केस में भी। समझ रहे हो, तो हमारा 13th वाला भी हो गया, हमारा 13th वाला भी हो गया। अब 14th वाला देखो, द डिफेंडेंट इज लायबल इफ ही मेक्स अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। क्या लिखा है, डिफेंडेंट इज लायबल अगर कोई अपने लैंड का नॉन नेचुरल यूज करेगा। ये रायलैंड वर्सेस फेचर केस में मैंने बहुत ढंग से समझाया है। अगर मैं अपने घर में केमिकल्स स्टोर करूंगा और वो एस्केप हो गए, अगर पहली बात तो मैं स्टोर कर रहा हूं, इसका मतलब नॉन नेचुरल यूज कर रहा हूं, और उसके बाद उन चीजों का एस्केप हो गया, और उससे कोई डैमेज हुआ, तो लायबल कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है मैं लायबल हूंगा। कौन होगा लायबल, अगर आप अपने घर में डेंजरस केमिकल स्टोर करोगे और गलती से वो गैस बाहर निकल गई और पड़ोसी के घर में चले गई, जिससे कि किसी की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई, तो वो आप पे केस करेगा, क्योंकि आप अपने घर में ऐसे ही नॉन नेचुरल का मतलब ऐसे कुछ भी उठा के नहीं ला सकते। जो नॉर्मली चीजें आपके घर में प्रेजेंट होनी चाहिए वही हो सकती है, जो चीजें लैब में होनी चाहिए अगर वो आप घर में लेकर आ रहे हो तो आप लायबल हो गए अगर उसका कोई डैमेज होगा। रायलैंड वर्सेस फेचर में पढ़ा था, ये भी टॉट का पार्ट है, टॉट आज लगता है पूरा ही डिस्कस करके रहेगी। ठीक है, इसकी सिचुएशन देखो, मिस्टर कुंदन हैज स्टोर्ड केमिकल्स ऑन हिज लैंड व्हिच एस्केप्ड एंड कॉज्ड डैमेजेस टू द एडजेसेंट प्रॉपर्टीज, वन ऑफ व्हिच बिलोंग टू मिस्टर अंकित। दो लोग हैं, इसने अपने घर में क्या केमिकल्स स्टोर करे और इसने क्या करा, इसके घर में इसको डैमेज हुआ उसकी वजह से, तो मिस्टर अंकित इज डिसाइड। देखो ये नेक्स्ट ऑप्शन से चालू है, ये हमारे 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, हमें डिसाइड करना है कौन होगा। तो लायबल होगा या नहीं होगा, हम प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल ने क्या बोला, अगर कोई नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड करेगा तो वो 100% लायबल। अपन कहाँ थे, 100% लायबल होगा अगर वो अपने घर में कोई डेंजरस चीज स्टोर करेगा। तो हमारा ये 14th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हमने 14th क्वेश्चन भी कर लिया। अब आगे देखो 15th वाला क्या है यार, 15th वाला एकदम रायलैंड वर्सेस फेचर केस एज इट इज है। जो हमने टॉट में रायलैंड वर्सेस फेचर केस पढ़ा था ना, वो एज इट इज है। इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसका प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपके मेंटल इंटेंशन मैटर नहीं करते हैं। कब, जब आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के अंदर आते हो। यार जैसे रायलैंड वर्सेस फेचर केस में देखो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक ए था, एक बी था, ये दोनों पड़ोसी थे, इसकी कोल्ड माइंस थी, इसने कोई रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करा, रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसने सी को हायर करा, सी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, सी ने इसके जगह पर एक रिजर्वायर, अंडरग्राउंड रिजर्वायर को बनाया, पर उसके अंदर कुछ लीकेज थी जो उसने नोटिस नहीं करी और उसने बहुत सारा पानी डाल दिया इसमें। जैसे ही पानी डाला, वो जो छेद था उससे सारा पानी इसके घर में चले गया, सारा पानी इसके घर में चले गया। तो ये जो ए है, कोर्ट ने पता है क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि आप लायबल हो। ए ने बोला सर मेरे तो मेंटल इंटेंशन थे ही नहीं, मेरा मेंसरिया तो था ही नहीं, मैंने तो कुछ करा ही नहीं। कोर्ट ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आपने कुछ नहीं करा, पर फिर भी हमारा एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यही बोलता है, अगर आप अपने घर में कोई चीजों का नॉन नेचुरल यूज अप करोगे, इतना सारा पानी लाना भी नॉन नेचुरल यूज है, जो चीज पहले से वहां नहीं थी और आप एडिशनल इतनी सारी ला रहे हो, और अगर वो चीज एस्केप हो गई,
नॉन नेचुरल यूज हुआ, अगर वो चीज एस्केप हो गई और अगर उससे किसी का डैमेज हुआ तो आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर आते हो, आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आते हो और आपको पनिशमेंट दी जाएगी। ये हमारा रायलैंड वर्सेस फ्लेचर केस है जो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आया टॉट की वीडियो देखो, 2 वीडियो में टॉट कंप्लीट कर रखा है हमने, ठीक है। ये देखो ये वाला क्या है, बी a mill owner employed independent contractor who was apparently competent to construct a reservoir on his land to provide water for his mill. There was old disgust meaning shaft under the site of the reservoir which the contractor failed to observe. Because they were filled with earth, the contractor therefore did not block them. When the water was filled in the reservoir, it burst into the shafts and flooded the plaintive coal mine. जब पानी डाला उसके अंदर तो जो पड़ोसी की कोल्ड माइन है उसके अंदर सारा पानी चले गया. It was found that B did not know the shaft and not been negligent. किसकी गलती थोड़ी है, इसकी गलती थोड़ी है. अरे भाई उसने छेद देखा ही नहीं क्योंकि वो नेग्लिजेंट तो था नहीं, पर उसने नोटिस ही नहीं करा, वो चीज दिख नहीं सकती थी, वो तो जब हमने पानी डाला तब हमें पता लगा. तो गलती तो इसकी भी नहीं है, गलती तो इसकी भी नहीं है, पर लायबल कौन होगा, मास्टर होगा. इस केस में भी जो इसका बॉस है वो लायबल होगा. तो आंसर क्या होगा, देखो, even though the independent contractor had been negligent, B will be liable for the loss suffered. अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर नेग्लिजेंट भी होता तभी भी सफर कौन करता, कौन होता, जो मालिक है, जिसने, जो मिल ओनर है जिसने कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करा था. रायलैंड वर्सेस फ्लेचर केस एज इट इज है, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर केस एज इट इज है. जो बी है, जो मिल ओनर है, उसने कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करा कि मेरे घर में रिजर्वायर बना. जब उसने रिजर्वायर बनाने के बाद पानी डाला तो सारा पानी पड़ोसी की माइन में बह गया. किसी एक गलती के कारण, गलती इन दोनों में से किसी की नहीं थी, गलती कॉन्ट्रैक्टर की भी नहीं थी, गलती बी की भी नहीं थी, पर लायबल किसको ठहराया कोर्ट ने, लायबल बी को ठहराया. कौन लायबल हुआ, बी हुआ. तो हमने 15th क्वेश्चन देख लिए, और क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट अपन देखते हैं 16. देखो 16th वाला एक बार मार्क कर लो, इसको अपन लास्ट में देखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है इसलिए मैं इसको भी डिस्कस करना नहीं चाह रहा, ठीक है. 17th क्वेश्चन देखो, 17th क्वेश्चन में क्या है, 17th क्वेश्चन में वही है, फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टनर इन एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑल द पार्टनर्स विल बी लायबल. पार्टनरशिप का क्या रूल होता है, अगर किसी पार्टनर ने कुछ करा हो तो सारे पार्टनर लायबल होते हैं. ये पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट ही है ये, तभी हमने कंपनी बनाई, क्योंकि पार्टनरशिप जैसी चीज में सब लोग लायबल होते हैं, सब चीजें मतलब सारी चीजों में कंट्रीब्यूट हो जाती है, तो इसलिए हमने कंपनी बनाई थी. मैंने कंपनी वाले चैप्टर्स में एक्सप्लेन करा है. तो देखो पार्टनरशिप में क्या हुआ, हमारा प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, इतना ध्यान रखो, सारे पार्टनर लायबल हो गए अगर कुछ होगा, सारे पार्टनर लायबल हो गए. ऑल द अदर पार्टनर आर लायबल टू द सेम एक्सटेंट एज द गिल्टी पार्टनर. जो आदमी गिल्टी है, जिसने कोई गलत काम करा है, बाकी सारे पार्टनर्स भी उसके बराबर हो जाएंगे, मतलब सारे पार्टनर्स लायबल हो गए. अब ये देखो, ए बी एंड सी रैन अ चार्टेड अकाउंटेंसी फर्म इन अ पार्टनरशिप इन ऑर्डर टू सॉलिसिट वर्क फ्रॉम अ बिग बैंक. ए, वन ऑफ द 3 partners bribed the bank senior manager and induced him to hand over the audit work to the firm. समझ में आ रहा है, 3 लोगों की पार्टनरशिप फर्म थी, उनको एक बिग बैंक से कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था. उसके लिए उन्होंने क्या करा, उस बैंक का जो सीनियर मैनेजर है, बैंक का सीनियर मैनेजर है, उसको ब्राइब दी जिससे कि वो काम दे दे. ब्राइब देना क्या क्राइम है, और अगर एक पार्टनर ने कोई क्राइम करा है तो बाकी के जो 2 पार्टनर है ऐसा माना जाएगा उन्होंने भी वही सेम क्राइम करा है. मतलब तीनों पार्टनर्स पे ये जो ब्राइब देने वाली चीज है वो लागू होगी. ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों बोले कि सर हमने क्या करा, ब्राइब तो इसने दी है. अरे तुम तीनों है तो पार्टनर ही, तुम तीनों हो तो पार्टनर ही, तो तुम तीनों ही लायबल हो गए. तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑल द अदर पार्टनर्स आर लायबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय वन ऑफ देम. मैच कर लो, ऊपर से लीगल प्रिंसिपल से वर्ड मैच कर लोगे तभी भी हमारा ए आंसर होगा. सारे पार्टनर लायबल हो गए, चाहे एक पार्टनर ने गलत काम करा हो या 2 पार्टनर ने, जितने बचे हुए पार्टनर हैं वो भी उतने ही लायबल हो गए. ठीक है, अब देखो आगे 18th वाला क्वेश्चन क्या है.
द स्टेट कैन क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम अ टॉर्टियस लाइबिलिटी ओनली इन केस ऑफ सोवरेंट फंक्शन। ये भी हमने पढ़ा है टॉर्ट के अंदर, सोवरेंट और नॉन सोवरेंट फंक्शन में। सोवरेंट फंक्शन क्या होते हैं? स्टेट के जो रेगुलर होते हैं, जो सिर्फ स्टेट ऑथराइज होती है करने से। अगर उसमें स्टेट की कोई गलती हो जाए तो वो उस इम्यूनिटी क्लेम कर सकती है, सोवरेंट इम्यूनिटी क्लेम कर सकती है, और नॉन सोवरेंट फंक्शन में नहीं कर सकती। सिंपल सी बात है, लीगल प्रिंसिपल पढ़ो, क्या लिखा है? इम्यूनिटी गेन कब कर सकती है? जब सोवरेंट फंक्शन कर रही हो। इसके फैक्ट पढ़ो। चंद्रा एंड हिज फादर गोपाल वर लॉज्ड इन अ जेल wherein one day bombs were hurled at them by their rivals, causing the death of Gopal and injury Chandra. The victim were having previous knowledge of the impending attack, which they convinced to the authorities, but no additional security was provided to them. ठीक है. On the contrary, there was gross negligence, since there was a great relaxation in the number of policemen who were to guard the jail on that day. Thus, on the ground of negligence, a suit was filed बाय चंद्रा अगेंस्ट द गवर्नमेंट। द सूट विल, क्या होगा इस सूट के अंदर? देखो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर सोवरेन फंक्शन करेगी, स्टेट सोवरेन फंक्शन करेगी, अगर स्टेट सोवरेन फंक्शन करेगी और सोवरेन फंक्शन करने में उससे कोई गलती हो तो स्टेट लाइबल नहीं हो सकती, स्टेट लाइबल नहीं हो सकती। तो इसमें क्या हुआ? इसमें दो लोग थे, उन्होंने जेल के अंदर थे, उनको पता था कि हमारे पर कोई बम फेंक सकता है, कोई हमारा बम हम पे बम फेंक सकता है, मतलब जो जिससे हमारी दुश्मनी होती है ना जेल में, वो हमें मार सकते हैं। ये चीज़ उन्होंने स्टेट को कन्विंस करी, पर स्टेट ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। और जिस दिन ये घटना हुई ना, उस दिन बहुत कम पुलिस वाले थे, बहुत कम पुलिस वाले सिक्योरिटी में थे। तो जो लोग हैं ना, उन्होंने क्या करा, देखो देखो दोबारा देखो इसके अंदर क्या हो रहा है। इसमें दो लोग हैं, दोनों लोग जेल के अंदर हैं। तो दोनों लोग जेल के अंदर है तो उनको पता था कि जो हमारे दुश्मन है ना, वो हम पे बम ब्लास्ट करा सकते हैं। तो उन्होंने जेल की अथॉरिटीज़ को इस चीज़ के बारे में बताया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और जिस दिन ये घटना हुई ना, उस दिन जेल के अंदर सिक्योरिटी वाले भी बहुत कम थे, बहुत कम लोग थे। तो ये नेग्लिजेंस है या नहीं है? स्टेट की नेग्लिजेंस है या नहीं है? यार जेल मेंटेन करना स्टेट का काम है, और स्टेट अगर कोई गलती करे तो स्टेट लाइबल नहीं होती, वो सोवरेंट इम्यूनिटी क्लेम कर सकती है। स्टेट लाइबल नहीं होती क्योंकि वो सोवरेंट इम्यूनिटी गेन कर सकती है। सोवरेंट फंक्शन ऑफ द स्टेट, समझ रहे हो? जेल मेंटेन करना किसका काम है? स्टेट का काम है, और वो सोवरेंट इम्यूनिटी गेन कर सकती है, इसलिए वो लाइबल नहीं होगी। दोबारा एक केस समझ लो, दो लोग थे, उनको पता था कि जेल के अंदर जो हमारे दुश्मन लोग हैं वो हम पे बम ब्लास्ट करा सकते हैं। इन्होंने स्टेट को बताया, स्टेट ने इनकी बात नहीं सुनी। उस दिन जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन काफ़ी कम लोग जेल की सिक्योरिटी के लिए थे, तो इनमें से एक की डेथ हो गई। तो जो दूसरा आदमी है उसने स्टेट पे केस करा और बोला कि तुम लोग अपना काम ढंग से नहीं कर रहे। तो हमारा लीगल प्रिंसिपल क्या बोलता है? स्टेट उस चीज को इम्यूनिटी कर सकती है, मतलब स्टेट लाइबल नहीं होगी अगर वो सोवरेन फंक्शन डिस्चार्ज कर रही है। और जेल को मैनेज करना एक सोवरेन फंक्शन होता है, इसलिए स्टेट लाइबल इस केस के अंदर नहीं होगी। इतनी सी बात समझ लो। सोवरेन नॉन सोवरेन फंक्शन के अंदर ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं है, पर जेल मेंटेन करना किसका काम है? स्टेट का काम है। और अगर स्टेट जेल मेंटेन करते हुए कोई गलती करे, कोई सिक्योरिटी गार्ड कम हो उस दिन, तो इसमें स्टेट लाइबल नहीं होगी। ये चीज हमारे 18 क्वेश्चन में लिखी है। ठीक है, आगे देखो 19 क्वेश्चन देखो। 19 क्वेश्चन क्या बोलता है? हम स्टेट किसको बोलेंगे? जो हमारी गवर्नमेंट होगी, जो पार्लियामेंट होगा, जो स्टेट के लेजिस्लेचर होएगी, जो स्टेट की असेंबलीज होएगी, और जो लोकल और अदर अथॉरिटीज होएगी इंडिया की टेरिटरी के अंदर, उसको हम गवर्नमेंट बोलेंगे। समझ रहे हो? दोबारा देखो ये क्या बोल रहा है। स्टेट किसको बोलेंगे? स्टेट गवर्नमेंट को बोलेंगे, स्टेट पार्लियामेंट को बोलेंगे, स्टेट के अंदर हमारी जितनी भी लेजिस्लेचर असेंबलीज है वो सारी चीज़ें इंक्लूड होगी, और स्टेट के अंदर हमारी सारी अथॉरिटीज़ इंक्लूड होगी जो हमारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में। स्टेट के अंदर क्या चीज़ें आएगी? ये सारी चीज़ें आएगी। हमें कैसे पता लगा? लीगल प्रिंसिपल को देखकर पता लगा। इसकी फैक्चुअल सिचुएशन देखो। मिस्टर अरविंद इज एम्प्लॉयड विद ONGC. ही फेसेस डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क एट द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड थिंग्स दैट हिज
right to equality is violated. He contempts moving a right petition against ONGC, but his colleague suggests that Mr. Arvind will not succeed because ONGC is not state. अरे ONGC तो स्टेट है क्योंकि वो स्टेट के कंट्रोल में है. ONGC गवर्नमेंट की चीज है. ONGC किसकी बॉडी है? गवर्नमेंट की. अभी इसमें तो एक्स्ट्रा नॉलेज की भी जरूरत है, इसके अंदर तो मैं कुछ नहीं कर सकता. सबसे पहली बात, लीगल प्रिंसिपल ने क्या बोला? स्टेट क्या चीज है? स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट पार्लियामेंट है, स्टेट हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, और स्टेट वो अथॉरिटीज है जो हमारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है. अब ये बोल रहा है कि ONGC स्टेट है या नहीं है? ONGC स्टेट है या नहीं है? अरे भाई ONGC स्टेट है एज पर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. स्टेट है क्योंकि ये एक लोकल अथॉरिटी है या ये एक अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, इसलिए अपन बोल सकते हैं ONGC स्टेट है. इसलिए अपन बोल सकते हैं ONGC स्टेट है. लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हमारा 20 आज का, फिर हमारे आज का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा हमारे प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का. ठीक है, देखो लास्ट वाला प्रिंसिपल देखो क्या है आज का. नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस. इस प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? कोई भी पर्सन अगर आज मर्डर कराए और आज मर्डर करने की 10 साल की सजा है तो उसको 10 साल की सजा मिलेगी. ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लो उसने आज मर्डर करा और कल है ना एक लॉ पास हो गया जिसने बोला कि जिन्होंने भी सबसे पहले से मर्डर करा था उन सबको 30 ईयर्स की सजा मिलेगी. ऐसा नहीं होता. ये अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन में रेट्रोस्पेक्टिव, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो नहीं देखी जाके देखो, शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एवर कंप्लीटेड फॉर CA/CET कोर्स है, समझ रहे हो. तो उसके अंदर अपन ने रेट्रोस्पेक्टिव लॉ डिस्कस करे थे कि कोई भी लॉ जिस टाइम वो लॉ एनफोर्स है उस टाइम ही उतनी ही पनिशमेंट होगी. ऐसा नहीं हो सकता कोई लॉ हम लेकर आए और हमने उसको पिछली डेट से एनफोर्स कर दिया. हम उसको ऐसा नहीं कर सकते. हमने ऐसा बोल दिया कि जैसे मैंने देखो आज ए ने दोबारा देखो इसको, आज ए ने मर्डर करा तो इसको आज 10 साल की सजा कोर्ट ने दी. उसके बाद क्या हुआ? 5 साल बाद एक नया लॉ पास हुआ. उसने क्या बोला? जिन लोगों ने भी आज तक मर्डर करा है सबको 30 इयर्स की जेल दो, सबको 30 इयर्स की जेल दो. तो ऐसा नहीं होता. ये लॉ रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता. इस बंदे ने जब जो लॉ था उस टाइम जो क्राइम किया होगा उतनी ही उसको सजा मिलेगी. ऐसा नहीं हो सकता लॉ को अपन पीछे से बैक डेट से एनफोर्स करे. इसने जब क्राइम करा था ए ने जब मर्डर करा था तब उस टाइम 10 साल की सजा मिलती थी तो इसको 10 साल की ही सजा मिलेगी. ये हमारा लॉ ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन वाला एक तरीके से इसका लॉजिक क्या ही है. इसकी फैक्चुअल सिचुएशन देखो. Mrs. Chandni had an altercation with her classmate and her colleague, and in the heat of the moment, she hurled a racist abuse at her classmate, and her classmate was deeply offended by it. 2 जनों की लड़ाई हो गई. एक ने रेशियस्ट अब्यूज उसके ऊपर बोल दिया, उससे उसको काफी बुरा लगा. मिसेज चांदनी हैड लेटर अपोलोजाइज्ड, उसने बाद में माफी मांग ली. उसके बाद क्या हुआ? एक लॉ पास हुआ जिसने रेशियस्ट अब्यूज को पनिशेबल कर दिया. जब एक्चुअल में इंसिडेंट हुआ था तब ऐसा कोई लॉ था नहीं. जब ये सारी बात हो गई, अपॉलॉजी हो गई, सारे काम हो गए, उसके बाद एक लॉ पास हुआ जिसने रेशियस्ट अब्यूज को पनिशेबल कर दिया. तो इन मैडम को क्या लगा कि अब हम बैक डेट में, उसने मेरे को रेशियस्ट अब्यूज बोला था ना तो मैं उसको बैक डेट में ले जाके कोर्ट के पास जाऊंगी. तो कोर्ट ने पता है क्या बोला? किसी भी लॉ को आप रेट्रोस्पेक्टिव एनफोर्स नहीं कर सकते. जब उसने रेशियस्ट अब्यूज आपके साथ करा था जो कि बहुत गलत बात है, उस टाइम वो पनिशेबल नहीं था तो उसको हम कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकते. तो इसका आंसर क्या होगा? फेल, बिकॉज रेशियस्ट अब्यूज वॉज नॉट पनिशेबल व्हेन इट वॉज हर्ल्ड. मतलब जब आपके साथ ये घटना हुई थी तब रेशियस्ट अब्यूज पनिशेबल था ही नहीं, तो आप उसके रिगार्डिंग कोर्ट नहीं आ सकते. ये इतनी सी बात है, समझ रहे हो. तो ये हमारा 20 क्वेश्चन का पार्ट 1 हो गया. हर चीज को बहुत ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए. अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे, देखो इतना ढंग से एक्सप्लेनेशन इस वाले टॉपिक का CA/CET के अंदर यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा. लीगल रीजनिंग को मैंने बहुत ढंग से समझा है. अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो देखो लाइक करना और कमेंट भी करना. इन्हीं चीज़ों से मेरे को और मोटिवेशन मिलता है आगे आपके लिए वीडियोस लाने का. और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और पुरानी सारी वीडियो देख डालो यार. प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी. लीगल एप्टीट्यूड देख डालो, बिजनेस एनवायरनमेंट देख डालो, बिजनेस कम्युनिकेशन देख डालो,
करंट अफेयर देख डालो, सारे काम करो और रिवाइज करते रहो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।